इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं आरएएस मेंस के पेपर 1 के यूनिट 3 के पहले पार्ट यानी समाजशास्त्र को। समाजशास्त्र के अंदर आज हम देखेंगे टॉपिक नंबर 10 से लेके 20 तक। ये टॉपिक हैं भारतीय समाज के समक्ष चुनौतियां, जैसे दहेज, तलाक, बाल विवाह का मुद्दा, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, निर्धनता, बेरोजगारी, मादक पदार्थ, व्यसन, कमजोर तबके विशेषकर दलित, वृद्ध और दिव्यांगजन। सामाजिक मुद्दे, इसमें पहला मुद्दा है दहेज प्रथा। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज का अर्थ ऐसी संपत्ति या मूल्यवान निधि से है जो विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष ने विवाह से पहले, विवाह के अवसर पर या विवाह के बाद विवाह की एक शर्त के रूप में दी हो या देना स्वीकार किया हो। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने दहेज निषेध अधिनियम 1961 बनाकर दहेज देना, लेना दोनों को अपराध की श्रेणी में माना है। दहेज प्रताड़ना पर सामान्यतः 3 साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। दहेज प्रथा के दुष्प्रभाव क्या हैं? दहेज प्रथा से पारिवारिक संघर्ष और तनाव जन्मते हैं। गरीब व्यक्ति ऋणग्रस्त हो जाता है। आत्महत्या और शिशु हत्या जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बेमेल विवाह, बाल विवाह को नकारात्मक रूप से समर्थन मिलता है। विवाह विच्छेद यानी तलाक जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विवाह की पवित्रता का व्यापारीकरण हो रहा है। दहेज प्रथा के कारण अनेक लड़कियां अविवाहित ही रह जाती हैं। समाज में स्त्रियों की स्थिति निम्न स्तर की हो जाती है। कन्या भ्रूण हत्या होती है, कन्या वध होता है। इन जैसी कुप्रथाओं को जन्म मिला है। स्त्री शिक्षा में रुकावट है। दहेज के लिए बहू को जला दिया जाता है या शारीरिक हिंसा की जाती है। दहेज हत्या क्या है? भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के तहत यदि किसी लड़की की विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो उसे दहेज हत्या माना जाता है। दहेज प्रथा को रोकने के कुछ उपाय: दहेज स्वीकार करने वाले व्यक्ति का सामाजिक रूप से बहिष्कार करना चाहिए। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता है। दहेज विरोधी साक्षरता कार्यक्रम चलाना चाहिए। दहेज संबंधी मामलों की जाँच हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन होना चाहिए। विवाह समारोह की खर्च की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। दहेज प्रथा के विरुद्ध लोगों में जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए। इसी में अगली सामाजिक समस्या है विवाह विच्छेद यानी तलाक। यह अस्वस्थ वैवाहिक संबंधों की वह स्थिति है जिसमें पति पत्नी आपसी सहमति या कानून की सहायता से वैवाहिक संबंधों को समाप्त कर लेते हैं। भारत सरकार द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू किया गया है। इसमें 1976 और 1981 में व्यापक संशोधन किए गए और इस अधिनियम में विवाह विच्छेद की व्यवस्था को विस्तृत रूप प्रदान किया गया है। विवाह विच्छेद होने के क्या कारण हैं? स्त्री या पुरुष दोनों में से किसी एक का व्यभिचारी जीवन बिताना, दोनों में किसी एक द्वारा धर्म परिवर्तन करना, स्त्री या पुरुष का 3 साल तक पागल होना, कुष्ठ रोग से पीड़ित होना, किसी गुप्त रोग से पीड़ित होना, 7 वर्ष तक लापता रहना, तलाक के बिना दूसरा विवाह कर लेना, पारस्परिक सहमति के आधार पर तलाक, अनैतिक आचरण, दोनों के व्यवहार में असामंजस्य होना, किसी दूसरे के साथ में यौन संबंध स्थापित करने पर और अत्याचार या पाशविक व्यवहार करने पर विवाह विच्छेद होता है। अगला टॉपिक है बाल विवाह। यूनिसेफ के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे का विवाह, चाहे वह लड़का हो या लड़की, कोई भी हो, बाल विवाह माना जाता है। विधिक दृष्टि से यानी कानूनी दृष्टि से भारत में 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। बाल विवाह निषेध संशोधन बिल 2021। वर्तमान में भारत सरकार ने विवाह की न्यूनतम आयु लड़के और लड़कियों के लिए एक समान 21 वर्ष करने से संबंधित अधिनियम संसद में प्रस्तुत किया है, जो अभी प्रक्रियाधीन है। बाल विवाह से रिलेटेड कुछ मूलभूत तथ्य: शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह अधिक प्रचलित है। शहरी क्षेत्रों के अंदर ये 29% है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ये 48% है। बिहार और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में लगभग 60% बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह होने के कारण क्या है? गरीबी, लड़कियों का शिक्षा का स्तर कम होना, पितृसत्तात्मक समाज होना, सामाजिक प्रथाएं और परंपराएं, लड़कियों को बोझ समझा जाता है, दहेज प्रथा व सामाजिक असुरक्षा की भावना रहती है, जन चेतना की कमी है। बाल विवाह होने से दुष्प्रभाव क्या है? बाल विवाह से निरक्षरता में वृद्धि होती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके सर्वांगीण विकास में बाधा उत्पन्न होती है। अनभिज्ञ बालकों पर उत्तरदायित्व लाद दिया जाता है। निर्बल संतानें उत्पन्न होती हैं। बाल विधवाओं को विधि की समस्या का सामना करना पड़ता है। परिवार का जीवन स्तर गिरता है। पारिवारिक विघटनों का बढ़ना देखा जा रहा है। कुपोषण के साथ ही शिशु और मातृ मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। बाल विवाह के खिलाफ सरकार के प्रयास क्या हैं? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006
के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं और 21 वर्ष से कम आयु के बालकों का विवाह गैर कानूनी होता है। बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। इसमें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, 2 वर्ष तक के कारावास की सजा या दोनों हो सकते हैं। यह एक असंज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। इसके अतिरिक्त किशोर न्याय, बालक की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 बालकों को संरक्षण प्रदान करते हैं। राजस्थान में बाल विवाह की स्थिति। राजस्थान में बाल विवाहों की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज हुई हैं। हाल ही में यूनिसेफ और UNFPA के सहयोग से राजस्थान सरकार ने राज्य में बाल विवाह के पूर्ण उन्मूलन के लिए जिला स्तर पर साझा अभियान यात्रा की शुरुआत की है, जो राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए सभी समुदायों को एक एकीकृत मंच पर लाएगा। बाल विवाह रोकथाम के लिए कुछ सुझाव: लोगों में साक्षरता बढ़ाना, लोगों में जागरूकता बढ़ाना, बाल विवाह न करने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करना, बाल विवाह संबंधी कानूनों को सही ढंग से लागू करवाना, गरीब और कमजोर वर्ग का विकास करना। अगला टॉपिक है भ्रष्टाचार। सामान्य तौर पर भ्रष्टाचार से तात्पर्य सत्ता में रहने वाले लोगों द्वारा बेईमानी और धोखाधड़ी के आचरण से लगाया जाता है। भ्रष्टाचार का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है? भ्रष्टाचार लोक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति का वह आचरण जिसके द्वारा वह अपने निजी स्वार्थ या लाभ के लिए अपने पद या सत्ता का दुरुपयोग करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संगठन है जो भ्रष्टाचार संवेदन सूचकांक निकालता है। उसके अनुसार 2020 में भारत को 86वां स्थान मिला है। कुल देश थे 176। 2015 में यह 85वां स्थान था। भ्रष्टाचार के कारण क्या है? नैतिक पतन हो रहा है, मूल्यों का ह्रास हो रहा है, भौतिकवादी दृष्टिकोण बनता जा रहा है, जनता की उदासीनता है, उच्च जीवन शैली का मोह है, कर्मचारियों का वेतन कम होना है, कठोर कानूनों एवं तुरंत न्याय न हो पाने के कारण भ्रष्टाचार फैल रहा है। भ्रष्टाचार के प्रभाव क्या हैं? भ्रष्टाचार से जीवन में नैतिकता का पतन होता है, काले धन में वृद्धि होती है, समाज में हिंसा और अराजकता का जन्म होता है, जातिवाद भाषावाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है, भाई भतीजावाद एवं अकर्मण्यता के स्तर में वृद्धि होती है, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा राजनेताओं के प्रति विश्वसनीयता में कमी आती है। भ्रष्टाचार रोकने के कुछ उपाय: पहली बात तो कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए, कैशलेस भुगतान पर बल देना चाहिए, सरकार द्वारा बड़े नोटों का प्रचलन बंद करना चाहिए, व्यक्तियों के विशेषाधिकारों को कम या समाप्त कर देना चाहिए, शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, भ्रष्ट तथा अपराधी छवि के व्यक्तियों को चुनाव लड़ने पर पाबंदी होनी चाहिए। विशल ब्लोअर संरक्षण संशोधन अधिनियम 2015 क्या है? विशल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 सूचना प्रदाता की गोपनीयता तथा उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। अगर कोई जन सेवक भ्रष्टाचार या पद की शक्ति का दुरुपयोग या अपराध करता है तो इसका खुलासा विशल ब्लोअर संरक्षण एक्ट 2014 के द्वारा किया जा सकता है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए कुछ अन्य प्रयास क्या हैं? 1962 के अंदर संथानम समिति की स्थापना की गई थी। 1963 के अंदर CBI की स्थापना, 1964 के अंदर CVC यानी केंद्रीय सतर्कता समिति का गठन किया गया था। अगला टॉपिक है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का अर्थ अपने धर्म को ऊंचा समझना तथा दूसरे धर्म को नीचा समझना, अपने धर्म से प्यार करना और दूसरे धर्म से ईर्ष्या करना। इस प्रवृत्ति को सांप्रदायिकता कहा जाता है। पृथकतावादी या अलगाववादी सांप्रदायिकता क्या है? इसमें एक धार्मिक समुदाय अपनी संस्कृति की विशेषता को बनाए रखना चाहता है, जैसे असम के अंदर बोडोलैंड। सांप्रदायिकता से हानि क्या हो रही है? आपसी द्वेष बढ़ रहा है, आर्थिक हानि हो रही है, जन हानि होती है, राजनीतिक अस्थिरता आती है, राष्ट्रीय एकता में बाधक है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है। सांप्रदायिकता का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव है? सांप्रदायिकता के अनुसार राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है, चुनावों में प्रत्याशी का चयन सांप्रदायिक समीकरण पर किया जाता है, सामाजिक विघटन को बढ़ावा मिल रहा है, सांप्रदायिक दंगों के लिए सांप्रदायिकता उत्तरदायी है, राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा सांप्रदायिक हितों को प्राथमिकता दी जाती है। अगला टॉपिक है निर्धनता। निर्धनता एक सामाजिक अवस्था है, अर्थात समाज का एक ऐसा वर्ग जो अपने जीवन या स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति भी नहीं कर पाता है। समाज में निर्धनता का कारण क्या है? जनसंख्या का दबाव है, समाज में अशिक्षा व्याप्त है, बेरोजगारी निरंतर है, प्रति व्यक्ति आय काफी कम है, आय की असमानता देखी जाती है, विकास की दर काफी कम है। निर्धनता का माप कैसे किया जाता है? इसकी दो विधियां हैं, एक सापेक्ष निर्धनता, एक है निरपेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता, इससे अभिप्राय दूसरे देशों की तुलना में पाई जाने वाले निर्धनता से किया जाता है। निरपेक्ष निर्धनता, इससे अभिप्राय है कि किसी देश की आर्थिक अवस्था
को ध्यान में रखते हुए निर्धनता का माप किया जाता है। भारत में तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति इन दोनों की सिफारिशों के आधार पर निर्धनता रेखा का निर्धारण मासिक उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है कि व्यक्ति मंथली अपने उपभोग के लिए कितना व्यय करता है, कितना खर्च करता है, उसके आधार पर निर्धनता मापी जाती है। अगला टॉपिक है बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख आर्थिक सामाजिक समस्या है। वह व्यक्ति बेरोजगार है जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से काम करने की क्षमता रखता है और काम करना चाहता है, परंतु उसे कार्य नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी का मूल कारण आर्थिक विकास की धीमी गति और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि है। बेरोजगारी के अनेक प्रकार हैं। मौसमी, खुली, अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी, स्वैच्छिक, अनैच्छिक, औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी के कारण क्या है? भारत में निर्धनता है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि है, पूंजी निर्माण का स्तर निम्न है, परिसंपत्तियों का वितरण असमान है, उद्योगों की स्थापित क्षमता का उपयोग कम हो रहा है, प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव है, कृषि पिछड़ी हुई है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि धीमी है, श्रम की गतिहीनता है, दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग कम है। गरीबी और बेरोजगारी, इनके उन्मूलन के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयास क्या हैं? पहली है अंत्योदय योजना, काम के बदले अनाज योजना, काम मांगो अभियान, मनरेगा, प्रधानमंत्री युवा योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, NFSA, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, अन्नपूर्णा भंडार योजना, इंदिरा रसोई योजना, भामाशाह रोजगार सृजन योजना, राजस्थान आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना, एम्पावर योजना यानी पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन परियोजना, जिला गरीबी उन्मूलन योजना। अगला टॉपिक है मादक पदार्थों का व्यसन। मादक पदार्थों की लत का मतलब स्वापक पदार्थ यानी नारकोटिक ड्रग्स पर निर्भरता है, जो मस्तिष्क को एक सुखद अनुभूति प्रदान करती है और शारीरिक निर्भरता के साथ मानसिक निर्भरता उत्पन्न करती है। मादक द्रव्य व्यसन की विशेषताएं क्या है? मादक द्रव्यों के गैर औषधीय प्रयोजन के लिए सेवन की आदत पड़ जाती है। इस दशा में व्यक्ति मादक द्रव्य लेने के लिए विवश हो जाता है। मादक द्रव्य व्यक्ति के जीवन की एक समस्या है और वह मादक पदार्थों को छोड़ने में व्यक्ति को असमर्थ बनाती है। लंबे चिकित्सीय उपचार द्वारा ही इस समस्या से मुक्त हो सकते हैं। व्यसन से व्यक्ति के व्यवहार में और कार्य क्षमता में गंभीर दोष उत्पन्न होता है। व्यसनी व्यक्ति गंभीर शारीरिक और संवेगात्मक नुकसान उठाता है। अनेक प्रकार के रोगों, असामान्य व्यवहार विवादों का जन्म होता है। मादक दवाओं के मुख्यतः 4 प्रकार हैं। पहला है डिप्रेसेंट यानी अवसाधक, दूसरा है सीडेटिव यानी शामक जिससे नींद आती है, तीसरा है हेलुसिनोजन जिसको विभ्रामक कहते हैं जिससे भ्रम पैदा होता है, उससे अगला है स्टिमुलेट जिसे उत्तेजक कहा जाता है। ये दवाएं सेवन करने वालों के व्यवहार, एहसास और विचार को बदल देती हैं। इनके प्रयोग से मनुष्य आरंभ में अत्यधिक हर्ष, उन्माद और उल्लास का अनुभव करता है, किंतु शीघ्र ही मदहोश एवं उन्मुक्त करने वाली चीजें अनेक प्रकार की शारीरिक परेशानियों को आमंत्रित करने लगती है। बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग रोकने के लिए माता पिता की भूमिका क्या है? बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करें, उनकी समस्या को गंभीरता पूर्वक सुने और उन्हें सिखाएं कि समस्याओं का किस प्रकार समाधान निकालना है। बच्चों की प्रत्येक गतिविधि तथा उनके मित्र समूह में रुचि ले। स्वयं व्यक्ति के सामने मादक पदार्थ का सेवन न करें और मादक पदार्थों से होने वाली हानियों और दुष्प्रभावों से उन्हें परिचित करवाएं। अगला है स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 यानी NDPS एक्ट 1985 कहेंगे। भारत की संसद द्वारा यह एक अधिनियम है जो व्यक्ति को स्वापक औषधि यानी नार्कोटिक ड्रग्स का उत्पादन, निर्माण, खेती, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन और भंडारण को प्रतिबंधित करता है। अगला टॉपिक है कमजोर और निर्बल वर्ग जिसमें वृद्ध जन है। वृद्धों को प्राप्त संवैधानिक और विधिक संरक्षण और उपाय क्या है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशित तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 42 में वृद्धों के लिए समुचित सहायता प्रदान करने का दायित्व राज्य को सौंपा गया है। इसके क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं आरंभ की गई हैं जो वर्तमान में संचालित हैं। हाल ही में हुई सरकारी घोषणाओं के अनुसार सरकार ने व्यक्तियों द्वारा अपने वृद्ध अभिभावकों की समुचित देखभाल करना अनिवार्य कर दिया है। वृद्ध अपनी बेनाम की गई संपत्ति भी यदि चाहें तो संतानों व उत्तराधिकारियों में वापस स्थानांतरित कर सकते हैं। वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति 1999 यह एक बहुआयामी नीति है। इसका उद्देश्य वृद्धों का सर्वांगीण विकास एवं कल्याण सुनिश्चित करना है। वृद्धाश्रमों की स्थापना। वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं वर्ष 1995 से भारत सरकार ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रारंभ की है। राजस्थान सरकार ने भी 55 वर्ष से अधिक आयु की वृद्ध महिलाओं और 58 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध पुरुषों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। हेल्पेज इंडिया
और एज केयर इंडिया। इनका प्रमुख उद्देश्य वृद्धों के हितों का संरक्षण करना, उनकी देखभाल करना है। इस संस्थान ने दिल्ली में वृद्ध प्रशिक्षण, शोध एवं विकास केंद्र की स्थापना की है। एज केयर इंडिया की स्थापना 1980 में हुई थी। यह संस्था भी वृद्धों के कल्याण और देखभाल के लिए अनेक कार्यक्रमों का संचालन करती है। वृद्धों की देखभाल हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया प्रयास। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1985 में वियना में विश्व वृद्ध सभा का आयोजन किया। 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व वृद्धजन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। 1999 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन वर्ष के रूप में मनाया गया। अगला है दिव्यांगजन। दिव्यांगता से आशय है कि व्यक्ति में उपस्थित चिकित्सीय दृष्टि से पहचानी जा सकने वाली ऐसी निर्योग्यताओं से है जिसके कारण व्यक्ति का सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। ये निर्योग्यताएं शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। दिव्यांगजनों में नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं, निशक्त व्यक्ति होते हैं, बधिर व्यक्ति होते हैं जिनकी श्रवण शक्ति कम होती है, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं, कुष्ठ रोगी होते हैं। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनिसेफ और अन्य देशों जैसे ब्रिटेन, इटली आदि के सहयोग से अनेक दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। दिव्यांगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कानपुर में खोला गया है। भारत में दिव्यांगों के संरक्षण और कल्याण हेतु कुछ विकास कार्यक्रम। संविधान के अनुच्छेद 41 में व्यवस्था की गई है कि राज्य बेरोजगारों, वृद्धों, बीमारों और बाधितों के लिए कार्य के अधिकार, शिक्षा, जन सहायता से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विकास मंत्रालय द्वारा निर्योग्यता उत्पन्न करने वाले रोगों के विरुद्ध टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है। नेत्रहीनता की रोकथाम और नियंत्रण के लिए, कुपोषण के निवारण के लिए अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्र या उपकरण खरीदने और लगाने के लिए सहायता योजनाएं संचालित की जा रही हैं। कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण दिव्यांगजनों के कल्याण पर विशेष ध्यान देने के लिए जिला पुनर्वास केंद्र योजना आरंभ की गई है। दिव्यांगता के सभी प्रमुख क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों को सहायता देने के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना, विकास की योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। दिव्यांगजनों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने विशेष योग्यजन कार्यालय स्थापित किए हैं। दिव्यांगों को अनेक सरकारी सेवाओं में 3% का आरक्षण, आयु सीमा के अंदर 10 वर्ष की छूट, निवास स्थान के समीप चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा दिव्यांगों को मकान और भूखंडों के आवंटन में वरीयता दी जाती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को शैक्षणिक भत्ता भी दिया जाता है। दिव्यांगों के लिए कुछ सरकारी योजनाएं: मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना। विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना क्या है? दिव्यांग छात्रों को सरकारी नौकरियों के लिए कोचिंग हेतु आर्थिक सहायता। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। विधायक कोष से दिव्यांगों को तिपहिया साइकिल, स्कूटर और स्कूटी दी जाती है। आस्था कार्ड योजना है, रियायती दरों पर राशन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। सुखद दाम्पत्य जीवन योजना है, दिव्यांग दंपति को 50,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना है, विशेष योग्यजन या दिव्यांगों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, दिव्यांगों को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पालनहार योजना है, दिव्यांग दंपति को अपने बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। संयुक्त सहायता अनुदान योजना है, दिव्यांग व्यक्ति को स्वरोजगार हेतु 10,000 रुपए तक के उपकरण लेने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।